हेलो एवरीवन। तो आज हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स कवर करना है। तो देखिए, जो मूल अधिकार है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में 1928 में मूल अधिकारों को भारत के संविधान में जो है शामिल करने के लिए एक इच्छा प्रकट की गई थी कि मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में हो। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जी द्वारा बनाई गई थी। और इसके भाग 3 में है। हमारे भाग 2 में हमने सिटीजनशिप देखा था और भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। इसमें 6 तरीके के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो है 7 मूल अधिकार थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा के 300A में डाल दिया गया है। तो अभी हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जिसको जो है अंबेडकर जी ने जो संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। अब देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी माना जाता है कि राज्य अगर जो है ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, वो जो है अपने मन से चलने लगते हैं, तो जो लोग हैं, जो जनता है, उनके अधिकारों को जो है राज्य के विरुद्ध उनके अधिकारों को अपहेल्ड करने के लिए ये जो है आपका मूल अधिकार होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है पूर्णतः नैसर्गिक और अप्रतिदेय होता है। ठीक है, अब आपातकाल की स्थिति में 358 और 359 के अलावा ये मूल अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता। 358 और 359 के अलावा मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। अब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, हम इनको कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर हमें हमारे किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों की तुलना अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स अधिकार बिल से की गई है। तो इंडिया का फंडामेंटल राइट या फिर आपका मौलिक अधिकार, और यहाँ पे अधिकार बिल या फिर बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। ठीक है, अगर कंपेयर करना है तो भारतीय जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है न्यायपालिका के पास है। हमारा अगर जो है कोई भी मूल अधिकार जो है हनन हो रहा है तो हम सीधे न्यायपालिका के पास जाएंगे अपने अधिकार को संरक्षण के लिए। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समता और विधि के समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष समता मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है विधि है, ठीक है, लॉ है, लॉ के सामने हर इंसान को, हर व्यक्ति को समान माना जाएगा और हर व्यक्ति को वही जो है लॉ सेम लॉ से जो है, ये नहीं कि किसी के लॉ अलग नहीं हो सकता है, लॉ सबके लिए समान होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि लॉ के सामने सब समान होंगे और लॉ सबके लिए समान होगा। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद जो 14 है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। ठीक है, विधायन सत्ता जो है, विधि बनाने वाली सत्ता, उस पर पूर्ण नियंत्रण करता है। समानता के अधिकार को 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है उसको 5 अनुच्छेद में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, विधि के समक्ष समता है ना, विधि के सामने हर कोई बराबर है। आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इस आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। 16वां हमारा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की स्वतंत्रता। ठीक है, समानता, लोक नियोजन के समय में विषयों पे अवसर की समानता। 17वां हमारा है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ये हमारा 17 आर्टिकल 17 है। 18वां हमारा है उपाधियों का अंत, जो टाइटल्स हैं उनका अंत। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में। और अनुच्छेद 19(1)(a) के बारे में देखें तो इसमें निहित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की भी स्वतंत्रता निहित होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन, मतलब बिना किसी हथियार के वो शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन कर सकता है, 19(1)(ख) में है। 19(1)(ग) में है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(घ) में है
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद का संरक्षण है ना, सर्वत्र आबाद संचरण मतलब कहीं भी अपनी इच्छा से आ सकता है और जा सकता है। ठीक है। 19(1) अंगा में है भारत के राज्य क्षेत्रों के तहत भारत में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और 19(1) में है कोई वृत्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे हैं 19 जो है 1A में है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, सॉरी 1A में है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता या वाक्य अभिव्यक्ति। ठीक है, वाक्य अभिव्यक्ति में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी आ जाती है। 19(1B) में है शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन। 19(1C) में है संघ या संघ जो है संगम या संघ बनाने की जो है स्वतंत्रता। 19(1D) में है सर्वत्र आबाद या संचरण। और ई में आपका है निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। एफ में है कोई भी वृत्ति व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 44 संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार अनुच्छेद जो 19A च है उसका लोप कर दिया गया है और आर्टिकल 19(1) क से लेकर 19(1) छ तक दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक दिए गए विभिन्न अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित है। ठीक है। अब देखिए हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराधी है ना, तो अपनी दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। ठीक है। आर्टिकल 21 में है कि संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, संबद्ध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। 21A में क्या है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित। 21A क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 22 में है गिरफ्तारी और निरोध, कुछ दशाओं में संरक्षण, गिरफ्तारी और जो है निरोध के विषय में कुछ जो है दशाओं में संरक्षण दिया गया है। तो ये कौन सा था हमारा, ये हमारा 22 है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में, जो आर्टिकल 24 है उसमें क्या है कि अगर कोई 14 ईयर्स से कम का बच्चा है तो वो कारखानों में खनन जो है इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में जो है वहां पे वो काम नहीं कर सकता। जबकि अनुच्छेद 23 में 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का निषेध करता है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को निषेध करता है 23। देखिए भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसमें, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में जो है ये अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने यानी कि विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो 21 में जो है दैहिक स्वतंत्रता में कहीं भी जाना है ना, यानी कि विदेश जाना भी जो है उसमें सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के मूल अधिकार को मानते हुए 21 में निहित किया है। तो किसी को जो है जीवन साथी चुनना है तो वो भी आर्टिकल 21 में है, ये अधिकार है कि वो चुन सकता है। उच्चतम न्यायालय ने उन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 में कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आपका 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विचार को व्यक्त करने या प्रचार करने, ठीक है, जैसे सिखों को कृपाण रखने, है ना, 25 में ही आएगा, सिखों को कृपाण रखने एवं जो है रखने का अधिकार जो है इसमें सम्मिलित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता, जो अपने धार्मिक कार्य हैं उनके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और 29 का संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से है। किससे है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके हितों से है 29। 30 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का में जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, कौन से संशोधन से, आपका 44वां संशोधन अधिनियम, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, कौन सा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। ठीक है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु
जो फंडामेंटल राइट है उसके न्यायिक संरक्षण हो तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है उनके संरक्षण के लिए जो हमारा आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है तो 32 के अंतर्गत जो है उसको सुरक्षित रख सकती है, उसका संरक्षण करेगी। और हमारा आर्टिकल 226 जो है वो जो है हाई कोर्ट जो है हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण देगी 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। कुछ स्पेशल जो है आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। ठीक है, अब रिट जो है कितने तरीके के होते हैं, रिट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। देखिए अब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय जो है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अब देखिए जो है जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके राइट्स का हनन ना हो इसलिए वो न्यायालय उसको अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, न्यायालय अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। और अगर गिरफ्तारी का तरीका या जो है कारण गैर कानूनी है, ठीक है ना, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया हो या गिरफ्तार करने का तरीका जो है अगर गैर कानूनी है या असंतोषजनक ही है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है ना, वो छोड़ने का आदेश दे सकता है उस स्थिति में। तो इसलिए क्या करते हैं पुलिस, कभी कभी हर बार ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय में ले जाने से पहले ही जो है उनका बहुत कुछ जो है अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, आप लोग को तो पता ही होंगी। तो अब नेक्स्ट है, और ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है और सुरक्षा करती भी है लेकिन कभी कभी वो अपने अधिकारों का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण भी करती है। ठीक है ना, अगर किसी को न्याय मिलना है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है न्यायालय सॉरी वहीं पे न्याय उसको मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जो है अगर अपने हाथ में कोई न्याय व्यवस्था को ले ले तो ये जो है तो इसी की जो है उसमें आपका कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसके किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई सार्वजनिक पद पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, सार्वजनिक पद पे कोई व्यक्ति है और वो अपने कानून और संवैधानिक दायित्व है उनका पालन नहीं कर रहा है तो इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस जो है कंडीशन में परमादेश जारी किया जा सकता है। तो परमादेश किसको, सार्वजनिक अधिकारी को। ठीक है, सार्वजनिक पद पे जो अधिकारी है। प्रतिषेध में क्या है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार के क्षेत्र का अतिक्रमण कर उसे किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की जो अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध का आदेश जारी कर देती है। जैसे क्या होता है कि कोई निचली जो है अदालत है और वो अपने अधिकार का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे को सुनवाई कर लेता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन फिर भी वो सुनवाई कर देता है। तो इस स्थिति में जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रतिषेध जो है जो का आदेश जारी करेगी। अब देखिए अधिकार परीक्षा क्या होता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उसके पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जिस पद पर जो है उसका कोई जो है कानूनी हक नहीं है कि उस पद पे उसको होना चाहिए तो आदेश जो सरकार एक जो है अधिकार परीक्षा ये जारी करेगा और उसको उस पद पे काम करने से जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। उत्प्रेषण क्या है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना जो है अधिकार के कोई कार्य करते हैं, बिना किसी राइट के कोई कार्य करते हैं। ठीक है, कौन, ये निचली अदालतों के लिए, ये सरकारी अधिकारी दोनों के लिए, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी दोनों के लिए है कि मतलब बिना जो है किसी अधिकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे तो उच्च न्यायालय या न्यायालय उच्च हो या सर्वोच्च दोनों न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर
उत्प्रेक्षा द्वारा उसके ऊपर अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। उसके ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसे पोस्टमार्टम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा उत्प्रेक्षण है उसको पोस्टमार्टम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के लिए अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना 352 या 352 के तहत अगर राष्ट्रपति आपातकालीन जो है घोषणा करते हैं 352 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 358 के तहत जो हमारे 19 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं वो स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 359 के तहत क्या होगा कि जो है 21-20 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं सारे निलंबित हो जाएंगे उस समय। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के के पश्चात अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें जो है संशोधन के आधार पर जो मूल अनुच्छेद है 21-20 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य क्या है? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अब निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड 14/1921 का अतिक्रमण नहीं करता और संवैधानिक है। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुमत के निर्णय से ये निर्धारित किया कि जो है मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14/1921 का अतिक्रमण नहीं करता और संवैधानिक है। यानी मृत्युदंड जो है 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये संवैधानिक है हमारा मृत्युदंड। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो 1935 में मूल अधिकार, अब जो है हमारा कौन सा एक सही है? तो एक तो यही सही है ना, आपका ए सही हो गया आपका। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। नेक्स्ट हमारा ट्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो ए सही है, बाकी ये सब सही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको जो है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय को, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 13, ठीक है, जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। तो आर्टिकल 13 अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो जो न्यायालय है तो उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के तहत 32 होगी और जो हमारा उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत प्रदान की गई है। इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध से असंगत हो। कोई भी जो है विधानमंडल अगर ऐसा कोई नियम पारित कर देता है जिससे कि जो हमारे संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार के किसी भी जो है अगर उपबंध का जो है उल्लंघन होता हो, तो इसको जो है क्या हो सकता है, इसको जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कह सकते हैं कि संवैधानिक नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? ये वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है? तो ये वाद योग्य है। ठीक है ना, हमने देखा था ये वाद योग्य है। हमारा जो प्रियम्बल था वो क्या था? वाद योग्य नहीं था, अवाद योग्य था। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को
साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दो तरह की व्यवस्थाएं जो है इसमें की गई हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निषेध तत्व अवाद योग्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है हमारा, वाद योग्य है, ध्यान रखिएगा, और नीति निषेध तत्व अवाद योग्य है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो अवाद योग्य है और मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल है, वाद योग्य है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है। संविधान में तो बहुत कुछ उल्लेखित है, तो ये तो नहीं सही हुआ। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, तो बिल्कुल ये लोक कल्याणकारी होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, अब देखिए सी जो है हमारा वो सही है, और सी में क्या है, सी में है 1, 4 एंड 5। तो ये संविधान में सी, अच्छा संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, अधिकार मूल अधिकार क्यों कहा, क्योंकि संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, संविधान में उल्लेख होना भी मूल अधिकार का, अच्छा संविधान में मूल अधिकारों के नाम से उल्लेखित है। ठीक है, और 3 लोक कल्याणकारी है, और जो है आपका फिर है आपका 5। तो ये जो है क्या, इसके विरुद्ध संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी सही है हमारा। हाँ, अब ये हो गया आपका सी क्वेश्चन, अच्छा था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के अधिकारों के महत्व को समझा। ठीक है ना, उनके भी अधिकार उनको नहीं थे, तो उन्होंने दूसरे के अधिकारों को समझा, और उन्होंने ये समझा कि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का निर्माण होगा तो जो संविधान में अधिकारों का समावेश करके उन्हें सुरक्षित करने का उद्देश्य, जो संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकारों के जो है रूप में संज्ञा दी गई। तो ठीक है, ये तो आपका बता दिए कि संविधान में है, इसलिए जो है सुरक्षा देने की बात की गई मौलिक अधिकारों। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संविधान में सूचीबद्ध किया गया है इसको, और व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। ठीक है, क्या है ये जो हमारा संविधान में इसको सूचीबद्ध किया गया है, इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये जो है सुनिश्चित करता है कि उनका उल्लंघन किस तरीके से ना किया जा सके। तो देखिए, संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो जो इंडिविजुअल्स का जो मैक्सिमम जो आपका विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम द्वारा अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया सकता। तो आर्टिकल 13 ये खुद ही कहता है कि कोई भी अध्यादेश लाके, कोई भी अधिनियम बना के इसको जो है जो फंडामेंटल राइट्स है उसको खत्म या कम नहीं, छीड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा। ठीक है, जो प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा जो है क्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। ठीक है, तो ये प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है, अधिकारों से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, कभी भी निलंबित नहीं किए सकते, ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि जो है जो प्रेसिडेंट रूल जब होता है, राष्ट्रपति शासन, तो उसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल जो है 2021 को छोड़ के और बाकी निलंबित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, और राष्ट्रपति के इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी की इच्छा पे नहीं होंगे, आपातकालीन जो स्थिति होगी उसमें निलंबित किए जा सकेंगे। तो हमारा डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार नैसर्गिक अप्रत्यय अधिकार है, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपात स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358, 359, आर्टिकल 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये 2 पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, मैं आपको इसको जो है अभी नेक्स्ट में इसको अभी कवर करा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो है ये आपका जो पेज है वही मैं कवर कराऊंगी। 13th देखिए हमारा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय जो है राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का पर प्राथमिकता देता है। ये हमारा आर्टिकल 13 है। 13 क्या करता है कि जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो ये हमारा 13 ही है, हमने देखा था अभी कि अगर कोई ऐसा जो है 13 में अगर कोई ऐसा कानून जो बनाया गया है और वो जो हमारे संविधान में निहित जो
हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, अगर किसी को भी जो है वो डिस्टर्ब करता है तो वो जो है नियम है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में, कौन संघ और राज्य दोनों, भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। ठीक है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 245 है केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 245 में क्या है, केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 226 में है लोकसभा और विधानसभा का निर्माण, लोकसभा और विधानसभा का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक मौलिक अधिकार कर्तव्य। देखिए मौलिक अधिकार के संबंध में अभी हमने देखा था कि मौलिक अधिकार के संबंध में, मौलिक अधिकार का अगर हनन किसी भी लॉ से होता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो 14, 15, 16, 19 कौन आता है भिन्न वर्ग में। देखिए दिए गए अनुच्छेदों में 19 जो है अन्य वर्ग से भिन्न में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों 14, 15 और 16 ये समानता के अधिकार में है। ठीक है, तो 19 जो है राइट टू फ्रीडम है, और यहाँ पे जो है राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16 है जो इसमें आता है समानता के अधिकार में आता है। अगर हम दूसरे दृष्टि देखें तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 जो है सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, वो सभी के लिए जो है क्या है उपलब्ध है 14। लेकिन 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोषों के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो है आपके निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों से प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, मतलब ऐसे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और लेकिन गैर को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को है, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और सबको है। देखते हैं हमारा 1 और 3। अच्छा ये कह रहे हैं कि चयन कर जिसमें नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो नागरिकों को जो है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यक का अधिकार है। बाकी जो है कानून की समक्ष समता और जीवन का अधिकार जो है ये जो है जो सिटीजन्स नहीं है, गैर नागरिक है, उनको भी प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 की भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन गैर जो नागरिक होते हैं उनको नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के जो है समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को मिलते हैं। 14 का जो है अधिकार दोनों को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समर्थन किया कि समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के हेतु समीक्षा किया है। तो आपका वो है डी, भारतीय न्यायालय को समान जो है समान कार्य करने के लिए वेतन और मौलिक अधिकार का निगमन हेतु सक्षम किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है ये, संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को जो है दूसरा है हमारा संविधान के अनुच्छेद 14 से मिलाकर पढ़ना, मतलब जो हमारा ए है यानी कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, अगर हम 14 से मिलाकर पढ़ते हैं ठीक है तो भी है, और अगर हम 16 से मिलाकर पढ़ते हैं तो भी है। तो हमारा ये तीनों जो है ABC तीनों से मिलाकर पढ़ना सही है। ठीक है,
भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है उसको निगमित करने हेतु सक्षम किया गया है। तो हम तीनों ही है हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये कुछ पेजेस इसमें उल्टे हो गए, तो वो मैं आपको पेजेस स्पेशली जो है अगले वाले में मैं उसको अलग से करा दूंगी सारे पेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम जो है इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।